Good morning 9th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. In yesterday's video, we were reading about the chapter A Truly Beautiful Mind, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक truly beautiful mind किसको कहा जाता है, कैसा दिमाग होता है उस इंसान का जिसका बहुत ही beautiful mind होता है। यहाँ पर हम अपने चैप्टर में बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसके लिए हमने कहा था कि इंटेलिजेंट लोगों के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब एक सिनोनिम का काम करता है उसका नाम। हमने कुछ चैप्टर के जो कुछ हिस्से हैं हमने अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़े थे, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए हम आगे के टॉपिक्स पर आज काम करेंगे। चलिए देखते हैं हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए थे और कितने पॉइंट्स हमें आगे इस वीडियो में कवर करने हैं। आइंस्टाइन एज अ लिटिल बॉय, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब वो छोटा था तो वो कैसा था। उसके दोस्त उसे बोरिंग भाई बुलाया करते थे, उसकी मदर को वो सन की मीन्स फ्रीक लगता था और मैकेनिकल टॉयज से बहुत ज़्यादा प्यार था। इवन अपनी सिस्टर को भी वो एक मैकेनिकल टॉय ही समझता है। सेकेंड, आइंस्टाइन्स डिजायर, आइंस्टाइन की विश क्या थी अगर आपको याद हो तो वो स्कूल में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। स्कूल का डिसिप्लिन, स्कूल के रेजिमेंटेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। अपने टीचर्स के साथ वो बहुत क्लैश करता था, मतलब बहुत अगेंस्ट रहता था अपने टीचर्स के, क्योंकि उसे लगता था कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो स्कूल का हिस्सा क्यों बनी हुई हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो उसका मानना था कि जो कोई लॉजिक ही नहीं बना रहे हैं फिर उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है स्कूल के अंदर। तो उसकी डिज़ायर क्या थी कि वो बस इस स्कूल को छोड़ दे, मीन्स स्कूल के सिस्टम को छोड़ दे और अपनी स्टडीज़ खुद या तो कंटिन्यू करे या फिर कहीं और जगह पर जाकर पढ़े, क्योंकि यहाँ जो उसकी डिज़ायर थी, ये विश थी उसकी म्यूनिक के स्कूल के लिए। वो म्यूनिक के स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता था। अब उसकी डिजायर कंप्लीट होती है जब उसे म्यूनिक में ना पढ़कर कहां पर भेजा जाता है, स्विट्जरलैंड में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। स्विट्जरलैंड में उसे पढ़ने की विश क्यों है, क्यों डिजायर है? क्योंकि उसको पता है स्विट्जरलैंड के लोग म्यूनिक के लोगों से ज्यादा लिबरल है, ज्यादा ओपन माइंडेड है, इसीलिए उसकी डिजायर है कि मैं म्यूनिक में ना पढ़कर मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ूं। ये डिजायर उसकी कंप्लीट हो जाती है जब उसके पेरेंट्स उसकी बात मान लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, उसका काम और उसकी मैरिज। ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसे 2 साल तक नौकरी नहीं मिलती है। जब नौकरी मिलती है तो उसे काम दिया जाता है कि उसे दूसरे लोगों के इन्वेंशंस पर नजर रखनी है, चेक करना है कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। पर वो क्या करता था, वो अपनी खुद की ब्यूरो को क्या कहता था, थियोरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर वो अपने सारे फिजिक्स से रिलेटेड काम किया करता था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसके काम की। जो भी उसका काम था उसे अपने काम से बहुत लगाव था, और सिर्फ ऐसा नहीं था कि काम से ही उसे लगाव था। यहाँ काम के अलावा बात करेंगे उसकी पर्सनल लाइफ की, जहाँ पर उसे मिलेवा नाम की एक लड़की पसंद आती है। वो उसके जैसी है थिंकिंग में और उससे ही वो शादी करने के लिए जिद करता है अपनी मदर से। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद उनकी शादी हो भी जाती है, और लेकिन फिर भी उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाती, इसलिए वो थोड़े टाइम बाद ही अलग हो जाती हैं। अब नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, उसे फिजिक्स में काम करने के लिए, उसकी रिलेटिविटी की थ्योरी को बनाने के लिए, इन्वेंट करने के लिए उसे फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। ये उसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और इस अचीवमेंट के साथ ही पूरी दुनिया में उसे एक नई पहचान मिलती है। आइंस्टाइन को पूरी दुनिया के लोग सम्मान देते हैं, उसे अपने देश में बुलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना चाहते हैं। Next is emigration to US. Einstein's letter to Roosevelt, his sorrow, his death. यूएस में एमिग्रेट होना मतलब यूएस की तरफ आगे बढ़ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब वो रहता है बर्लिन के अंदर, तो उस टाइम पर क्यों उसने बर्लिन को छोड़कर यूएस की तरफ आगे बढ़ने का डिसाइड किया। आइंस्टाइन को जो लेटर है वो डी रूजवेल्ट मतलब उस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट को जाता है।
तो डी रूजवेल्ट को वो क्या लेटर लिखता है और उस लेटर में क्या बातें हैं, ये भी हम अपने आज की वीडियो में जानेंगे। हिज सॉरो मतलब किस चीज के लिए उसे बहुत ज्यादा दुख है, जिसके लिए वो खुद को दोषी भी मानता है और कोशिश करता है कि इन चीजों को सुधार सके अपने लेवल पे। एंड एट लास्ट हिज डेथ, उसकी डेथ पर सारे लोग ही बहुत शोक व्यक्त करते हैं और उसे एक विजनरी का नाम देते हैं, मतलब दूर की सोच कर चलने वाला, दूर की देख कर चलने वाला। इतना ज्यादा एडवांस इंसान था कि उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि आइंस्टाइन पूरी दुनिया में तो फेमस हो ही जाता है, साथ ही इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक नया नाम बनने का काम करता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप किसी के नाम के साथ सिनोनिम का काम करते हैं, मतलब आपको कंपेयर किया जाता है किसी एक महान इंसान के साथ। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज हम अपनी वीडियो के अंदर पढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कि आइंस्टाइन के बारे में आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं। लेट्स कंटिन्यू योर टेस्ट नाउ। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो फिज़िक्स के अंदर आती हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पर उसकी खुद की जो लाइफ थी, उसकी पर्सनल लाइफ थी, वो अनरेवल हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, एल्बर्ट अपनी फ्रेंड मिलेवा से शादी करना चाहता था। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, उसके मन में थी कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही मैं मिलेवा से शादी कर लूँगा। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माता जी उस बात की अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेवा से शादी करे। शी थॉट मिलेवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. उसकी माँ को लगता था कि आइंस्टाइन से मिलेवा 3 साल जो कि बड़ी थी, तो उसको लगता था कि मिलेवा बहुत बड़ी है उनके बेटे के लिए। She was also bothered by मिलेवा's intelligence, और उनको इस चीज़ से भी टेंशन थी कि मिलेवा भी तुम्हारी जितनी ही होशियार है, तुम्हारे जितनी ही टैलेंटेड है। She is a book like you, his mother said, और उसकी मदर आइंस्टाइन को समझाते हुए कहती थी कि वो तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आएगी। लेकिन आइंस्टाइन का जो मन था वो अभी भी मिलेवा से ही शादी करने में अटका हुआ था। फिर भी अपनी माँ की बात को ना टालते हुए उसने उस शादी को टाल दिया, मतलब रोक दिया। The pair, it's 11th paragraph now. The pair finally married in January 1903. 1903 में फाइनली दोनों ने आपस में शादी की और उनके 2 बेटे हुए। They had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. लेकिन कुछ ही सालों बाद जो शादी थी उनकी वो अब कमज़ोर होने लगी, क्योंकि दोनों का माइंड एक जैसा था, दोनों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं होता था। मिलेवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition. अब शादी करने के बाद मिलेवा का जो ध्यान था वो अब एक हाउसवाइफ की तरह हो गया था उसका दिमाग, और उसे धीरे धीरे अपने अंदर ये फील हुआ कि मेरा जो एम था, मेरा खुद का जो पर्सनल एम था, वो तो मैं उसे फॉलो कर ही नहीं पा रही हूँ। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर जो प्रतिभा थी, जो टैलेंट था, वो मेरे अंदर ख़त्म होता जा रहा है, और अब वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों तक लगातार लड़ाई के बाद, क्योंकि उन दोनों की आपस में बन ही नहीं पाती थी, दोनों के जो दिमाग थे आपस में बहुत क्लैश होते थे। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. 1903 में जो शादी हुई, उनके 2 बेटे हुए, लेकिन लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट रहने की वजह से 1919 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन ने इसके बाद अपनी कज़न एल्सा से उसी साल शादी कर ली, मतलब अब उसकी वाइफ एल्सा थी जिससे उसने 1919 में ही शादी कर ली थी। नाउ पैरा 12. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame.
अब आइंस्टाइन की लाइफ का जो पर्सनल चैप्टर था, मतलब एल्सा से शादी करना, उसकी जो लाइफ थी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, सुधरने लगी थी। किसके साथ? वर्ल्ड में उसके फेमस होने के साथ। मतलब वो अब दुनिया में भी फेमस होता जा रहा था और उसका जो पर्सनल चैप्टर था वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। In 1915, he had published his own general theory of relativity. उसने अपने खुद की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी? हमने पढ़ा था हमारे पहले वाली वीडियो में, E = mc², जहाँ पर वो हमारे लाइट और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड अपनी रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो शो करता है। ये थ्योरी जब वो पब्लिश करता है तो ये थ्योरी उसकी फेम में, उसको फेमस करने में बहुत काम हेल्प करती है। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. इस रिलेटिविटी की थ्योरी की वजह से ग्रेविटी की एक नई शक्ति के बारे में या ग्रेविटी के बारे में एक नया मीनिंग मिला लोगों को। ग्रेविटी को अलग तरीके से लोगों ने देखना शुरू किया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof. और 1919 में एक सूर्य ग्रहण भी हुआ जो इस चीज़ का सबूत था कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, जो उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वो बिल्कुल ठीक थी जिस बारे में उसने बताया था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टाइन ने पहले ही ये एडवांस में, मतलब पहले ही ये कैलकुलेट कर लिया था द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. उसने पहले ही इस चीज़ की कैलकुलेशन कर ली थी कि जो स्टार्स हैं वो किस तरीके से जो सन है उसकी ग्रेविटी से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, किस तरीके से उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से इफ़ेक्ट होंगे। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स थे जितने भी, उन्होंने उसके काम को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, मतलब साइंटिफिक क्रांति के रूप में एक नया नाम भी दिया था। नाउ पैरा 13, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1919 में अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी को सबके आगे साबित करने के बाद जब वो इतना फेमस हुआ तो उसे 1921 में पूरे 2 साल बाद फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया। He was showered with honors and invitations from all over the world and loaded with the press. हर जगह उसे लोग मिलते थे, हर जगह उसकी न्यूज़ पे चर्चा होती थी, न्यूज़पेपर्स में उसके नाम आने लगे, न्यूज़ चैनल्स पर उसे दिखाया जाने लगा और दुनिया भर से उसे सम्मान मिलने लगा, क्योंकि ये जो इनविटेशन थी उसकी ये अपनी अकेले के लिए नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद थी। तो सभी लोग उसे अपने अपने देशों में इनवाइट करने लगे और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। नाउ पैरा 14, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। 1933 में जब नाजी, मतलब जर्मनी में जो नाजी लोग थे, जो उनकी सरकार थी, वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उस टाइम पर अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए थे रहने के लिए जर्मनी से। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। और जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, मतलब न्यूक्लियर की जो परमाणु बम था, जब उसके बारे में ढूंढा गया तो अमेरिका के जितने भी फिजिसिस्ट थे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा टेंशन सी हो गई थी, वो आपस में बहुत ज़्यादा घबरा से गए थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म। बहुत सारे जो लोग थे वो इस थ्योरी के अगेंस्ट थे, इस डिस्कवरी के, न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के अगेंस्ट थे, तो वो वहाँ से चले गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसा कि आइंस्टाइन ने भी किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, क्योंकि वो इस चीज़ से डरे हुए थे कि अब ना, मतलब जर्मनी को अगर इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, बर्लिन में जो डिस्कवरी हुई है, और नाज़ीज़ को जब इस चीज़ की खबर मिल जाएगी तो नाज़ी इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाएंगे, एक एटॉमिक बॉम्ब तैयार करेंगे और उसे दुनिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। At
the urging of a colleague, आइंस्टाइन wrote a letter to the American president. और एक कोलीग के रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टाइन ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उस टाइम पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उन्होंने उसे आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को लेटर लिखा 1939 के अंदर, जिसमें उसने चेतावनी दी थी इस न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के बारे में और ऐसा ही एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाने के बारे में भी। उसने लिखा, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, कि अगर इस तरीके का एक भी बॉम्ब अगर फट जाता है किसी बंदरगाह के अंदर, might very well destroy the whole port together, अगर एक छोटे से हिस्से में भी उस बॉम्ब को गिराया जाता है ना तो वो पूरा बंदरगाह डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है। with some of the surrounding territory, और उस बंदरगाह के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। His words did not fail to have an effect, और उसके शब्द जैसा वो चाहता था वैसा काम कर गए। रोजवेल्ट को उसकी बात अच्छे से समझ में आई। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own, लेकिन उसे लगा था कि यहाँ जो रूजवेल्ट है वो क्या करेंगे, बर्लिन में जो न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई थी उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। हुआ इसका उल्टा, अमेरिकन्स ने ही एटॉमिक बॉम्ब अपना सीक्रेटली तैयार कर लिया एंड ड्रॉप्ड इन ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि दो जापान के शहर थे, बहुत वेल डेवलप्ड शहर थे, इन दोनों शहरों के ऊपर ही इस बॉम्ब को गिराया गया। पैसेज 16, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन को इस डिस्ट्रक्शन से, इस बर्बादी से इतना ज़्यादा धक्का लगा, इतना ज़्यादा बुरा लगा। इस टाइम पर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, बल्कि वो तो ये बर्बादी रोकना चाहता था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस के पास। यूनाइटेड नेशंस एक यूनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे जो देश के सदस्य हैं वो मिले होते हैं और देश की शांति के लिए काम करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस को जब मिसिव लिखा गया, मिसिव मतलब एक बहुत लंबा लेटर, जिसमें आइंस्टाइन ने अपनी सारी मन की बातें बता रखी थी। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसके अंदर उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात की। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। उसने सोचा था कि रूजवेल्ट जब मैंने लेटर लिखा तो उसने एटलीस्ट सोचा तो सही, कुछ सुना तो सही मेरी बात को, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने बिल्कुल भी गौर नहीं किया आइंस्टाइन की बात पर। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले ही दशक से, मतलब अगले जो 10 साल आए, आइंस्टाइन ने जब देखा कि उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और वो इस चीज़ के लिए चाहता था कि जो ये आर्म्स, ये जो हथियार बनाए जाते हैं उन्हें बिल्कुल ख़त्म किया जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और उसने सोच लिया था कि मैं इतना फेमस हूँ तो मैं जगह जगह जाकर लोगों से मिलूँगा, कैंपेन करूँगा कि वो दुनिया में शांति बनाए रखें और डेमोक्रेसी से काम ले। पैसेज 17, When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन 76 साल की उम्र में 1955 में मरे थे, he was celebrated as a visionary। उस टाइम पर उन्हें एक विजनरी पर्सन की तरह सेलिब्रेट किया गया। विजनरी का मतलब जो दूर की सोच सकता है। मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात क्या थी कि उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस का भी नाम दिया गया था। इसीलिए आज के टाइम में इतना महान जीनियस, जो अच्छे होशियार लोग होते हैं, उनके लिए एक सिनोनिम का काम करता है।